रात का वक्त है, समंदर पुरसुकून है, लेकिन समंदर की इन खामोश लहरों के बीचों बीच एक ऐसी कहानी परवान चढ़ रही है जो आने वाले सालों में दुनिया का पावर स्ट्रक्चर बदल सकती है। एक कार्गो शिप आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की बंदरगाह से दूर जा रहा है। ये जहाज़ अरेबियन सी को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, इंडियन ओशन की वुसअतों से गुजरता है, समंदरों और परेआज़मों को पार करता है और आखिरकार अमेरिका की सरजमीन के करीब पहुंचता है। कोई शोर नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, कोई हंगामाए जश्न नहीं, और हर गुजरते मील के साथ ये जहाज़ सिर्फ समंदर ही पार नहीं कर रहा बल्कि ये पाकिस्तान की पुरानी शनाख्त से भी दूर होता चला जा रहा है। इस जहाज़ के सील्ड कंटेनर्स के अंदर इस दुनिया के सबसे कीमती रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स मौजूद हैं जो निकले हैं बलूचिस्तान की मिट्टी से। जी हाँ, वही बलूचिस्तान जिसे दहाइयों तक सिर्फ पॉवर्टी, कन्फ्लिक्ट और निगलेक्ट के नाम से जाना गया है। वही ज़मीन जहाँ से हमेशा रिसोर्सेज निकले, लेकिन पाकिस्तान के इस सूबे की डेस्टिनी कभी नहीं बदली। आज एक बार फिर वही ज़मीन बड़ी खामोशी से ग्लोबल पावर कंपटीशन का मरकज़ बनती जा रही है। आज इसी मिट्टी से निकलने वाली ये दौलत दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी की तरफ जा रही है। लेकिन ये सिर्फ एक शिपमेंट नहीं है, ये एक सिग्नल है। सिग्नल कि पाकिस्तान अब सिर्फ एक फ्रंट लाइन स्टेट नहीं रहा बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन में एक पॉसिबल प्लेयर बन रहा है। तो यूं इस जहाज़ के कंटेनर्स में सिर्फ पत्थर और मिनरल्स ही नहीं हैं बल्कि इनमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल बंद है। लेकिन यहाँ असल सवाल ये नहीं कि ये जहाज़ अमेरिका पहुँचेगा या नहीं, बल्कि असल सवाल तो ये है कि क्या हज़ारों नॉटिकल माइल्स का ये सफ़र पाकिस्तान की तकदीर भी बदल पाएगा या नहीं। तो देखें, आज़ादी से लेकर आज तक पाकिस्तान की आलमी शनाख्त बहुत ही महदूद रही है। एक सिक्योरिटी अलाय, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हमेशा से एक मकरूज दोस्त, या फिर सिर्फ एक ट्रांजिट कॉरिडोर। तो ऐसे में शायद ही कभी किसी ने पाकिस्तान को एक रूल मेकर, एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज सप्लायर के तौर पर तस्वुर किया हो। हालांकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान के पहाड़ों और रेगिस्तानों के नीचे ऐसी मादनी दौलत छुपी है जो दुनिया के सिर्फ चंद ही कंट्रीज के पास है। कॉपर, गोल्ड, लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वो मिनरल्स जिनके बगैर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स नहीं बनते, मिसाइल नहीं उड़ते, सैटेलाइट्स काम नहीं करते, स्मार्टफोन्स खामोश हो जाते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स रुक जाते हैं। और हम यहाँ बात कर रहे हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की दौलत की। जी हाँ, पाकिस्तान की मिट्टी ऐसे रिसोर्सेज से भरी पड़ी है जिनकी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा डिमांड है, और ये मिनरल्स सिर्फ चंद ही कंट्रीज़ के पास हैं। मिसाल के तौर पर गोल्ड को देख लीजिए। गोल्ड सिर्फ जेवरात ही नहीं बल्कि एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा गोल्ड की इंतहाई मामूली सी मिकदार स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल होती है। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर हर उस चीज़ का लाजमी जुज़्व है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ये रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स के लिए भी इंतहाई अहम है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है क्रोमियम। क्रोमियम विंड टर्बाइंस और सोलर पैनल्स का एक बुनियादी जुज़्व है और बेशुमार इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इसके बगैर काम मुमकिन ही नहीं है। फिर मैग्नीज़ है। मैग्नीज़ फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होता है और अब बड़ी मिकदार में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरीज में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जिंक भी ऑटो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है और साथ ही मजबूत और पायदार स्ट्रक्चर्स खड़े करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक और सेमी मेटल है जो इन सबसे ज़्यादा ख़ास और स्ट्रेटेजिक अहमियत की समझी जाती है, जिसकी तरफ अभी तक बहुत ही कम तवज्जो दी गई है। और मौजूदा जियोपॉलिटिकल पावर प्ले को देखा जाए तो इस वक्त ये इन सब मिनरल्स में सबसे ज़्यादा अहम है, और वो है एंटीमनी। एंटीमनी उन चंद मिनरल्स में से एक है जिस पर गुज़श्ता साल दिसंबर से चीन ने मुकम्मल एक्सपोर्ट बैन लगा रखा है। ये एक इंतहाई अहम मेटल है। ये हीट रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके इस्तेमाल किस कदर वसी हैं। सुपर कंडक्टर्स में, सेमी कंडक्टर्स में, एम्यूनेशंस में, बैटरीज में, यानी हर उस टेक्नोलॉजी में जहां हीट और स्टेबिलिटी अहम हो, ये धात इस्तेमाल होती है। और पाकिस्तान के पास ये मेटल वाफर मिकदार में मौजूद है। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमें संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में जो भी कंट्री इन रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है वो सिर्फ पैसा ही नहीं बनाता बल्कि वो पावर को भी कंट्रोल करता है। जैसे आज चीन पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स आज की दुनिया का न्यू ऑयल हैं।
और यही वो मकाम है जहां इस इक्वेशन में पाकिस्तान की पोजीशन बदलना शुरू होती है। ये सवाल बहुत अहम है कि ये डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की पोजीशन को कैसे रिप्लेस कर सकती है। तो देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान की वैल्यू शिफ्ट होती है। जब कोई कंट्री सिर्फ रीजनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हो तो उसे इस्तेमाल किया जाता है और फॉरेन डिसीजंस उस कंट्री पर मुसल्लत किए जाते हैं। लेकिन जब कोई मुल्क इकोनॉमी और नेशनल डिफेंस के लिए नेसेसरी हो जाए तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जाता। उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके फैसले खुद भी मानना पड़ते हैं। अगर पाकिस्तान अपने मिनरल सेक्टर को समझदारी से डेवलप करता है तो पाकिस्तान डेट ड्रिवन इकोनॉमी से निकलकर जदीद दुनिया का एक स्ट्रेटेजिक सप्लायर बन सकता है, जैसे पिछली सदी में ऑयल रिच कंट्रीज़ ने किया। ये सिर्फ अमीर होने की बात नहीं है, असल में ये अहम होने की बात है, और जियो स्ट्रेटेजिक्स में अहम होना ही असल लिवरेज होता है। अब यहाँ एक और हसास सवाल पैदा होता है कि क्या चीन और अमेरिका पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? तो हकीकत यह है कि बिल्कुल दोनों ही कर सकते हैं। चीन पहले ही ग्लोबल रेयर अर्थ सप्लाई पर मोनोपोली रखता है। प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और सप्लाई चेन, इन सब पर चीन ने कंट्रोल हासिल कर रखा है। सीपैक के तहत चीन पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर लाया, रोड्स बनी, पोर्ट्स बनी, पावर प्लांट्स लगे, लेकिन माइनिंग के शोबे में पाकिस्तान को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, खड़ा नहीं किया गया। तो इस पूरी डेवलपमेंट में दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सिर्फ खाम माल एक्सपोर्ट करेगा या वैल्यू एडिशन भी करेगा, यानी पाकिस्तान में माइनिंग के बाद रिफाइनिंग भी होगी और फाइनल प्रोडक्ट्स भी यहीं बनाए जाएंगे। तो देखिए, अगर पाकिस्तान सिर्फ रॉ मिनरल्स चीन को देता रहा तो मोनोपोली अपनी जगह कायम रहेगी और पाकिस्तान के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। बलूचिस्तान के लोग और ज़्यादा महरूमियों का शिकार होंगे और वहाँ गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि फॉरेनर्स पाकिस्तान की सारी मादनी दौलत निकाल कर निकल लेंगे और पीछे सिर्फ बर्बादी छोड़ जाएंगे। इस पूरी इक्वेशन का यही वो मकाम है जहाँ अमेरिका की एंट्री पाकिस्तान के लिए अहम बन जाती है। अमेरिका चीन की रेयर अर्थ मोनोपोली तोड़ना चाहता है। अमेरिका को अल्टरनेटिव सप्लायर्स चाहिए और पाकिस्तान यहाँ एक नेचुरल ऑप्शन बन सकता है। अगर पाकिस्तान अमेरिका को एक पार्टनर के तौर पर गेम में लाता है तो पाकिस्तान चीन पर डिपेंडेंसी बैलेंस कर सकता है, अपनी आज़ादी हासिल कर सकता है। यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि ये चीन के ख़िलाफ़ जाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये अपने मुल्क, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हक़ में जाना है। ये अपने माल की डिमांड बढ़ाना है। चीन और अमेरिका दोनों को इंगेज करना और एक मोहरे से ख़ुद को इस गेम का एक बड़ा प्लेयर बनाना है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तान रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन अपने मुल्क में नहीं लाता तो पार्टनर कोई भी हो, कहानी वही पुरानी रहेगी। बलूचिस्तान से रिसोर्स निकलेंगे, बाहर जाएंगे और बलूचिस्तान वहीं का वहीं रहेगा, वहाँ इंसर्जेंसी वैसे ही रहेगी। असल इनकलाब तब आएगा जब बलूचिस्तान में सिर्फ माइनिंग नहीं बल्कि वैल्यू एडिशन की पूरी इंडस्ट्री लगेगी। रॉ मिनरल्स नहीं बल्कि फाइनल प्रोडक्ट्स बनेगी और लोकल पॉपुलेशन इस सप्लाई चेन का हिस्सा बने। वरना रेयर अर्थ की ये शिपमेंट सिर्फ एक खबर बनकर रह जाएगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अगर जदीद दुनिया में पाकिस्तान को एक अहम मकाम हासिल करना है तो चीन के साथ साथ अमेरिकन कंपनीज को भी रेयर अर्थ माइनिंग में लाना चाहिए, मगर कॉन्ट्रैक्ट्स इंतहाई सोच समझ कर करना होंगे, वो भी सिर्फ इस मैंडेट के साथ कि एक ख़ास मुद्दत के बाद, लेट्स से 3 साल या 5 साल के अरसे में माइनिंग कंपनीज पाकिस्तान में वैल्यू एडिशन की इंडस्ट्री बिल्ड करेंगी और इस मुद्दत के बाद रॉ मिनरल्स पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट नहीं किए जा सकते, सिर्फ रिफाइंड और फाइनल प्रोडक्ट्स ही एक्सपोर्ट हो सकते हैं। इसके बाद भी पाकिस्तान की जिम्मेदारी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके बाद गवर्नमेंट को बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देना होंगे, उन्हें माइनिंग और रिफाइनिंग के साथ साथ कॉमर्स की एजुकेशन देकर इसी इंडस्ट्री में जॉब्स देना होंगी, ताकि बलूचिस्तान के लोग अपनी इस मादनी दौलत को ऑन कर सकें और सूबे की बेचैनी को खुशहाली में बदला जा सके। यही एक वाहिद रास्ता है कि पाकिस्तान अपनी मादनी दौलत को अपने लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सके। वरना सूडान के गोल्ड की तरह, जिसने पूरे मुल्क को खाना जंगी में धकेल दिया, पाकिस्तान के लिए भी ये मादनी दौलत एक अजाब बन सकती है। आज ये एक जहाज़ अमेरिका जा रहा है, लेकिन असल इम्तिहान समंदर के उस पार नहीं, असल इम्तिहान पाकिस्तान के अंदर है। क्या पाकिस्तान इस मौका को स्ट्रेटेजिक विजन में बदल पाएगा या ये भी एक और मिस्ड अपॉर्चुनिटी बनकर रह जाएगा? याद रखें, तारीख में सिर्फ वही कौमें आगे बढ़ती हैं जो सिर्फ रिसोर्सेज पर नहीं बल्कि फैसलों पर कंट्रोल रखती हैं, और शायद ये शिपमेंट पाकिस्तान को वो मौका दे रही है जो दिहाइयों में एक ही बार मिलता है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं या नहीं।
کہ آنے والے دنوں میں جو فیصلے کیے جائیں گے وہ چند شخصیات کے سیلف انٹرسٹ میں ہوں گے یا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں، کیونکہ پاکستان کی تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ چند لوگوں نے بیٹھ کے اپنے مفاد کے لیے فیصلے کیے اور پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو سٹیک پر لگا دیا گیا۔ رینٹل پاور پلانٹ اس کی سب سے بڑی مثال ہے جس سے ہم آج بھی جوجھ رہے ہیں اور جس کا خمیازہ پاکستان آج بھی ادا کر رہا ہے۔ جتنا فرنس آئل امپورٹ کیا جاتا ہے، جتنے تیل پر ڈالرز باہر بھیجے جاتے ہیں، وہ سارا تیل، وہ ساری گیس ان رینٹل پاور پلانٹس پر استعمال ہو رہا ہے۔ پاکستان کے لوگ سولر پلیٹ سے اپنی بجلی خود بنا رہے ہیں، نیشنل گرڈ سے نہیں خرید رہے، کیونکہ وہ انتہائی مہنگی ہے، کیونکہ چند امیر ترین لوگوں کو کیپیسٹی پیمنٹ پر پیسے ادا کرنے تھے۔ تو یہاں بھی پاکستان کے ریئر ارتھ منرل کے ساتھ اگر یہی سب کچھ کیا گیا تو پاکستان تباہی کے دہانے پر ہوگا اور شاید اس کے بعد پاکستان کو ایک اور موقع بھی نہ ملے۔